हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूनिट 1 स्थिर वैद्युत की जो चैप्टर है आपका, इसमें 2 लेसन आते हैं। पहला है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका जो पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या होती है। स्थिर विद्युत की, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उसके बीच होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब इस 2 अध्याय जो है, इसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। ये चैप्टर जो है शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आवेश या वैद्युत आवेश। ये दोनों एक ही होता है, आवेश या वैद्युत आवेश दोनों एक ही होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका परिभाषा है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण उसके बीच विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये जो है ना विद्युत आवेश, ये पदार्थ का मौलिक गुण होता है। इसे स्मॉल या कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल या कैपिटल क्यू। इसका ऐसा मात्रक होता है कूलॉम। कूलॉम इसका ऐसा मात्रक होता है। इसे संकेत में सी लिखते हैं, कैपिटल सी। इसका विमीय सूत्र जो होता है M0L0AT होता है। यहाँ पे देखिए, इसका M0L0AT होता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में है आपके लिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो आवेश Q बराबर n ही होता है, जहाँ पे n जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या n दिया हो तो आवेश अगर उस वस्तु पे निकालना हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है, मतलब जितना उसका आवेश होता है, और जितना संख्या द्वारा उसे गुना करेंगे तो हमको उस पर आवेश पता चल जाएगा। यहाँ पे जो Q बराबर n ही है, यहाँ पे Q आवेश है, n संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन का पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब यहाँ पे जो है ना n -2 -1 यहाँ इधर अनंत तक जाएगा, और यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पूर्णांक में रहेगा। ये n जो है पूर्णांक में रहेगा, ये भिन्न में नहीं हो सकता। 1/2 1/3 ये सब संभव नहीं है। अगर आपको 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताते हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो हम इस फॉर्मूला पे सबसे पहले इसको सेट करेंगे। तो यहाँ Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम दिया है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। उसके बाद n हमको निकालना है, और ये E कितना होता है? E पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। तो हमको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 19 ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻18। इससे 1 लेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 6.25 आएगा, तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग इसका। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, इसमें हम आपको बता दें कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इसमें जो है एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने 1750 में आवेशों का नामकरण किया था। एक जो आवेश था उसको कांच पर जो उत्पन्न हुआ था उसको धन आवेश नाम दिया था, और जो आवेश उत्पन्न वो नाइट के क्षार पे उसको ऋण आवेश नाम दिया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि धन आवेश क्या होता है। पहला है हमारा धन आवेश। धनावेश, धनावेश जो होता है, इसमें किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाता है। तो इसमें हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाता है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो वस्तु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और दूसरा है हमारा ऋणावेश। दूसरा क्या है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से उत्पन्न आवेश को
क्या कहा जाता है? ऋणावेश कहा जाता है। अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो वह वस्तु कैसा हो जाएगा? वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। इसमें आप नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट में है हमारा पहला, अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन, धनावेशित में वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, जिसके कारण वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिसके कारण उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी जैसे पदार्थ होता है, वो पदार्थ किस चीज़ से बना होता है? पदार्थ बना होता है अणु से। किससे बना होता है? अणु से। और अणु किससे मिलके बना होता है? अणु परमाणु से मिलके बना होता है, परमाणु से। और जो परमाणु होता है उसका जो भार होता है, उसका भार कहाँ पे होता है? उसका भार होता है नाभिक में। उसका भार कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है। और नाभिक किससे चीज़ से बना होता है? नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन, इसमें जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो सबसे पहले हम आपको परमाणु का संरचना बना के दिखाते हैं। ये है परमाणु, ये इसका नाभिक है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वह इसके बल के, नाभिक या बल से बंधा होता है, जिसके कारण यह दूसरे परमाणु या पदार्थ में नहीं जा सकता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये अगर घर्षण कराते हैं तो ये दूसरे परमाणु या पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन उससे पदार्थ से बाहर निकलता है तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? उसके लिए उत्तरदायी होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसे ही विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इस पर नाभिक के द्वारा बहुत ही कम बल लगता है, जबकि प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर नाभिकीय बल कार्य करता है जो बहुत ही मजबूत बल होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारा सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश में आकर्षण का प्रयोग। सजातीय आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विजातीय के बीच आकर्षण होता है। इसका प्रयोग जो है इसको आपको बताने वाला। इसके लिए 3 प्रयोग किया गया था। पहला प्रयोग है ये दूसरा प्रयोग है। पहला प्रयोग में 2 कांच का छड़ लिया गया, इसको कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया। कांच के छड़ को किस चीज़ से रगड़ा गया? रेशम से। रेशम से कांच के छड़ को रगड़ने के बाद इसको एक धागे की सहायता से लटका दिया गया। जब कांच की छड़ को धागे की सहायता से लटकाया गया तो इन दोनों कांच के छड़ के बीच क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। इन दोनों कांच के छड़ के बीच क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। पहला प्रयोग में ये रिजल्ट आया। दूसरा प्रयोग में हमारा एवोनाइट का छड़ लिया गया और इसको किस चीज़ से आवेशित किया गया? इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो ये छड़ भी एक दूसरे को क्या करने लगा? प्रतिकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? प्रतिकर्षित करने लगा। और तीसरा प्रयोग में हमारा एक कांच का छड़ लिया गया जिसको रेशम से आवेशित किया गया, और दूसरा एवोनाइट का लिया गया जिसको बिल्ली के खाल से किया गया। तो इसमें हमारा हुआ क्या? ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो कांच के छड़ पे जो आवेश है और एवोनाइट के छड़ पे जो है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक आवेश नहीं है, दोनों अलग अलग आवेश हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने 1750 में बताया कि कांच के छड़ पे जो आवेश होता है, कांच के छड़ पे जो आवेश है, यहाँ पे देखिए, इस पे कांच के छड़ पे जो आवेश है इसको धनावेश कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और एवोनाइट के छड़ पे जो आवेश है उसको ऋणावेश कहा। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।